नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ईयर बुक 2020 के एमसीक्यूज। काफ़ी ज़्यादा छाने गए क्वेश्चंस हैं। ये बड़ी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। इन 2 नंबरों पे आप कॉल कीजिए और पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोजिए, उसको बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी प्री 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक ये हमारा फुल पेड ग्रुप होगा और फुल पेड ग्रुप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13,000 रुपए का है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 5,000 इसमें आपको रुपए लगेंगे और 40 टेस्ट मिलेंगे और 4,000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और बिल्कुल ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही जो चीज़ है आपको अब की बार के यूपीएससी में आगे निकाल सकती है। नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट पे आप विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट है हमारा, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी हाईलाइट्स आयुष एज अ टूल फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड थेरेपी दैट इज सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो ये कहती है कि आयुष जो है, आयुष को प्रभावी रोकथाम और चिकित्सा के लिए एक उपकरण के रूप में रेखांकित करती है और जो कि सुरक्षा और लागत प्रदान करती है। ठीक है, आयुष के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि द नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रपोज स्टेप्स सच एज अ हेल्थ कार्ड फॉर एवरी फैमिली। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो प्रत्येक परिवार के लिए एक स्वास्थ्य कार्ड जैसे कदम को प्रस्तावित करती है। फिर हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि दैट हेल्थ इज अ सबसेट ऑफ अ करंट लिस्ट, कि जो हेल्थ है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए। चलिए आपको मैं कोड दिखाता हूं। कोड देखिए आप, which of the above statements are correct? A have only 2, B have 1 and 3, C have 1 and 2 और D have only 1। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C। C हो गया। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। C का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? C का मतलब हुआ कि 1 and 2 मतलब तीसरा गलत है। तीसरा देखिए हम क्या इसमें क्या गलत है। अब देखिए हेल्थ जो है यह एक स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर हम देखें तो स्टेट सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट क्या है मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 सब्जेक्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, और एक है स्टेट लिस्ट, और तीसरा है हमारा कंकरेंट लिस्ट। अब जो यूनियन लिस्ट में है उस पर हमारी केंद्र सरकार जो है नियम बनाती है या उन चीजों का ध्यान रखती है। स्टेट वाले में स्टेट गवर्नमेंट जो है नियम बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही नियम बना सकते हैं। लेकिन नियम कानून जो भी है ये दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन जो भी कानून सेंटर के द्वारा बनाया गया है वो ज्यादा प्रभावी होगा और वही प्रिवेल करेगा। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये होती है, लेकिन सेंटर जो है वो भी हेल्थ के ऊपर पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है इसकी कई सारी, और उसके ऊपर सेंटर भी अपने पैसे खर्च करता है। अब सेंटर की कौन कौन सी स्कीम है हम देखते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY है, और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। और NHM जो है वो लार्जेस्ट, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन है, वो लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस तरह से हमने जाना कि यह जो है इस क्वेश्चन में 1 और 2 सही था, तीसरा गलत है। तीसरा सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि जो हेल्थ को कहा गया कि कंकरेंट लिस्ट में, वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट, ठीक है, राज्य सूची का एक विषय है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि नेशनल हेल्थ पोर्टल इज ब्रॉट एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक COVID-19 फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू सिटीजंस एंड स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है नागरिकों और हितधारकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए महामारी COVID-19 के समय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल लाया गया है। दूसरा है कि हर्ष ध्वनि करके एक एप्लीकेशन है, was launched to deliver free weekly audio messages about pregnancy, child and birth rate। अब देखिए कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर जो भी चाइल्ड और बर्थ के बारे में जो भी जानकारी है वह हर्ष ध्वनि एप्लीकेशन के माध्यम से फ्री डिलीवर की जाती है वीकली
ऑडियो मैसेज के द्वारा। फिर तीसरा है हमारा कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW जो है उसको लॉन्च किया गया था डायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से, और फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट एज निक्षय पोषण योजना NBY। ठीक है, यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि एक मतलब निक्षय पोषण योजना जो कि ट्यूबरक्लोसिस के, TB के, या फिर तपेदिक आप ये कहते हैं, या फिर क्षय रोग कहते हैं, उस रोग के जो रोगी हैं उनके लिए निक्षय पोषण योजना जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि अगर उनके जो पैसे लगते हैं उनके अकाउंट में सीधे भेज दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। यह लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब आपके पास 3 स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है कि इनमें से हमारे कौन से सही है। चलिए हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए है हमारा 1 3, बी है 2 3, सी है ओनली 3 और डी है 1 2 3। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए का मतलब 1 3। दूसरा इसमें गलत है। दूसरा क्या गलत है, यहाँ पे जो हर्ष ध्वनि एप्लीकेशन की बात की जा रही है वो हर्ष ध्वनि नहीं है, वो क्या है, किलकारी। बच्चे जो किलकारी मारते हैं वो है। इसका मतलब है कि बच्चों की हंसी। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं। अब ये क्या करेगा, किलकारी के माध्यम से, ये एक एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे फ्री ऑडियो मैसेज, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके 72 वीक्स तक चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर, बच्चे को कैसे मतलब केयर करना है, बच्चे के जन्म के समय में क्या क्या उसको सावधानी ये बरतनी होगी, ये मोबाइल फोन नंबर पे फैमिलीज के प्रोवाइड की जाएंगी। और जब भी मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा, दूसरा तिमाही प्रेगनेंसी के दौरान, तब से लेकर के जब तक बच्चा 1 ईयर तक का नहीं हो जाता, ये सारी जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। किलकारी है, हर्ष ध्वनि नहीं है, किलकारी है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 है वो हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं 353। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। हमारे पास पहला है मिशन इंद्रधनुष एम्स टू फुल्ली इम्यूनाइज मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन हु आर ईदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड अंडर UIP। यहां पे बात की जा रही है मिशन इंद्रधनुष की। उसका उद्देश्य है कि 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से टीकाकरित किया जाए, मतलब कि उनको वैक्सीन दिए जाए, जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण जो योजना है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा आंशिक रूप से टीकाकृत है। ठीक है, अब यहां पे आंशिक रूप से कहिए या फिर है ही नहीं, तो मिशन इंद्रधनुष का ये है। फिर दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है IMI, वो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2017 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हर एक बच्चे तक पहुंचना है जो भी 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, 2 इयर्स से कम उम्र का बच्चा है, और सभी प्रेग्नेंट वुमेन के पास पहुंचना है। और जो भी छूट गए हैं, जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाया है रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा, तो उन तक पहुंचना है और उनको इम्यूनाइज करना है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, आप कह सकते हैं कि त्वरित या फिर गहन मिशन इंद्रधनुष IMI क्या काम करेगा, 2 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे और सभी गर्भवती महिलाएं जो कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत छूट गए हैं, उनको इम्यूनाइज करेगा। 2 स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मिल गए। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि इनमें से हमारे कौन से सही है। विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है A only 2, B only 1, C neither 1 and 2 और D both 1 and 2। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट देखना है, कौन जो गलत है वो चेक करना है। तो गलत वाले को हमको चेक करना है, तो जो आप गलत है देखिए इसमें कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन A। दूसरा जो है इसमें गलत है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्या कहा गया है यहाँ पे, जो II मिशन की शुरुआत है वो कहा गया कि 2017 में हुई है। ये एक्चुअली 2017 न होकर के 2014 है। ठीक है, और 2014 है, और इसका काम क्या है, हर एक बच्चा जो 2 साल से कम उम्र का है या फिर कोई भी गर्भवती महिला जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत छूट गए हैं, उनको इम्यूनाइज करना है, उनका टीकाकरण करना है। ठीक है, तीव्र मिशन इंद्रधनुष। 354 हम देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन विच इज एन इंटेंसिफाइड प्रोग्राम फोकसिंग ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब जो माँ
माताओं का पूर्ण स्नेह और के द्वारा, मतलब एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इसके तहत माँ प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, इसमें क्या फोकस करना है कि माताओं को इस बात के लिए बताना है कि आप जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए और उनको स्तनपान कराइए। दूसरा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य है कि जितना भी हम है एंटी नेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें कहा गया कि जितने भी मतलब बच्चे के जन्म के पूर्व, एक तो हो गया प्री नेटल, तो वो हो गया प्री नेटल, यहाँ पे एंटी नेटल की बात कही गई है, मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का किस तरह से देखभाल करना है और क्या क्या चीजें, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को, जो भी गर्भवती महिलाएं हो, उनको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, वह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है, यह काम उसका उद्देश्य है कि जो भी बच्चे के जन्म के बाद की जो भी जानकारियां हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन का ख्याल रखना है, वो सारा काम यूनिवर्सली इसमें किया जाएगा। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास हो गए, हम देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए ओनली 1, बी ओनली 2 और सी 1 and 2। यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है सी, दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और आपको इसमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देखिए नीचे। और पहला हमारा है यहाँ पे कि अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। इसको अगर एक साथ आप मिला देंगे, अफोर्डेबल मेडिसिन मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो कि जिसकी पहुंच हो, लोग उसको खरीद सके, ठीक है, और रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। यह प्रोग्राम जो है, अगर मैं इसको वैसे कहूं तो यह प्रोग्राम का क्या नाम है? सस्ती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण। सस्ती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि सभी रोगों के उपचार पर मरीजों द्वारा किए गए खर्च को कम करना। तो और इसका नाम क्या है? एक्रोनिम्स है इसका अमृत। तो अमृत प्रोग्राम का उद्देश्य है कि पेशेंट के द्वारा किसी भी रोग के उपचार में जो भी खर्चा आता है उसको कम किया जाए। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं हम। स्टेटमेंट 2 है हमारा, अंडर द अमृत स्कीम। अमृत स्कीम के तहत रिटेल आउटलेट्स इन द नेम ऑफ अमृत फार्मेसी आर ओपन टू सेल मेडिसिन। अब इसी अमृत स्कीम के द्वारा, अमृत स्कीम क्या थी? सस्ती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण, MIRT, अमृत। तो इस योजना के तहत पूरे भारत में रिटेल आउटलेट्स खोले जाएंगे जहां पे अमृत फार्मेसी जो भी दवाइयां होंगी वो कम दाम की दवाइयां यहाँ पे बेची जाएंगी। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे सही होगा। देखिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमारे पास है ए ओनली 1 और बी है ओनली 2, सी 1 2 और नीदर 1 नॉर 2। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। यहाँ पे देखिए, अमृत प्रोग्राम किस चीज के लिए? अमृत प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही बात है कि जो भी रोगियों को खर्चा आता है दवाइयों के ऊपर, चूंकि महंगी दवाइयां या फिर महंगे इलाज में जो भी खर्चा आता है उसके लिए रोगियों को एक्सपेंडिचर को कम करना है। लेकिन स्टेटमेंट 1 में क्या लिखी गई है बात? वहां पे साफ साफ बात लिखा गया कि सभी रोगों के लिए, लेकिन ये सभी रोगों के लिए न होकर के 2 रोगों के लिए है, जो कि कैंसर और हार्ट डिजीज है। कैंसर या फिर आपके हृदय से संबंधित अगर कोई बीमारी है, उसमें कोई खर्चा लग रहा है, उसमें दवाइयों का खर्चा लग रहा है, तो उसको अमृत प्रोग्राम के तहत जो है आपको कम किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 356। 356 हमारा क्या है? नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप देखिए और इसके बाद से आपको बताना है कि क्या इसमें हमारा सही है। प्रोग्राम है हमारे पास स्टेटमेंट है कि कायाकल्प अवार्ड वर लॉन्च टू प्रमोट क्लीननेस, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। कायाकल्प पुरस्कार जो है वो स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक पहल है, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र। तीसरा हमारे पास है कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, यहां पे कुष्ठ लिख लीजिए। कुष्ठ हमारे यहाँ पे एक बीमारी होती है जिसको कोढ़ कहते हैं। तो
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो है का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ को खत्म करना है। कि भाई कोढ़ को एक सोशल स्टिग्मा है, पूरे जगह पे उसको माना जाता है कि यह जो लोगों को हो गया तो काफी मतलब ये कम्युनिकेबल है, लोगों में इसका संक्रमण फैलेगा, तो इसको खत्म करने के लिए जो है यह राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A 1 2, B 1 3, C 2 3 और D only 1। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B। ठीक है, एक्सप्रेशन आप देख लीजिए। स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। क्या ये गलत है? स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र ये प्रोग्राम है जो कि गुड गवर्नेंस डे को कॉमेमोरेट करने के लिए स्टार्ट किया गया है और यह ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा गया था कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से है, लेकिन जो स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों का मिला जुला एक पहल है। किस लिए? ताकि बेटर हेल्थ आउटकम लोगों के निकल सके, लोगों में स्वच्छता आए और लोगों में जानकारियां या फिर अच्छी हेल्दी स्वस्थ लाइफस्टाइल को लोग जीवन शैली को फॉलो कर सकें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 357। हम देखते हैं कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है। अब हमारे पास 1 है, आरोग्य मंथन इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत पीएमजे। अब आयुष्मान भारत पीएमजे के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसने एक आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट डजंट इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत स्कीम। अब राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम को नहीं अपने यहां पे लागू किया है। तीसरा हमारे पास है आरोग्यश्री स्कीम जो है वो तेलंगाना की एक हेल्थ स्कीम है। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए। अब इसको हम आगे की तरफ देखते हैं। देखिए हमारे पास डी है, 1 2 3 तीनों ही हमारे पास सही है। ठीक है कि भाई आरोग्य मिशन को आयुष्मान भारत को नहीं, राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया है और ये जो आयुष्मान भारत पीएमजे के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और आरोग्यश्री आयोजन जो है यह एक स्वास्थ्य योजना है तेलंगाना की, आरोग्यश्री योजना। 358 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, यहां पे बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मतलब के बारे में कौन सी बातें यहाँ पे, कौन से कथन सही है। आप देखिए कि पहला स्टेटमेंट है हमारा कि यह जो है फ्री हेल्थ चेकअप सभी नागरिकों के लिए बिल्कुल ही मुफ्त आपका चेकिंग, पूरा शरीर का चेकिंग जो होगा, इट प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ चेकअप टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि इट ऑल्सो एम्स एट अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कि जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, पहले हमारे पास सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उसको अपग्रेड करने के बारे में सोचता है। क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का पहला काम क्या है? यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है कि फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा सभी सिटीजन को। दूसरा क्या है कि यह जो भी अभी फिलहाल में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसको अपग्रेड करेगा। अब आप देखिए कि इसमें से हमारा कौन सा सही है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड हम देखेंगे कि हमारा है ओनली 2 सही है। ओनली 2 सही है क्या? यहां पे देखिए स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा गलत है। 1 क्या कहता है कि भाई PMSSY इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में। किस लिए? कि जो भी टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विस है, मतलब कि तृतीयक जो है स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, उसको उसमें काफी ज्यादा मतलब
असंतुलन है उसको सही करने के लिए और अच्छा मेडिकल एजुकेशन देने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब इस स्कीम के तहत इसके दो घटक हैं। पहला तो नए नए एम्स का बनाया जाना और दूसरा जितने भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड करना है। तो ये दो है, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 में कहा है, ये क्या बात कही जा रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि फ्री मेडिकल चेकअप कराना है सभी लोगों का, ये बात जो है हमारा गलत है। 359 हम देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन से हमारे सही है। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष वाज मेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कि आयुष विभाग को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत बनाया गया था। दूसरा हम देखते हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑन ऑल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मैटर्स। अब जो हेल्थ सर्विस के मतलब स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक हैं वो सभी चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों पर सरकार को तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 देयर इज अ लार्ज स्केल फोकस ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन। ठीक है, कि जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 की, उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि सूक्ष्म पोषक कुपोषण पर यह बड़े तौर पे केंद्रित करता है कि भाई हमारे जो भी हम खाना ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, आयरन की मात्रा कितनी है, या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी है। तो यही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हमारी 2017 की इस पे ज्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अब आप देखिए कि इसमें आप पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन है A 13, B 23, C only 2 और D है, सभी करेक्ट हैं। तो यहाँ पे सही होगा, करेक्ट ऑप्शन D है, सभी हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 360, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और आप बताइए कि कौन सा इसमें सही है। 1 है हमारा कि नेशनल हेल्थ पोर्टल जो है, नेशनल हेल्थ पोर्टल एक सिटीजन पोर्टल है और इस पे 22 भाषाओं में हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी है वो एक नागरिक पोर्टल जिसका कि नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल है, उसमें 22 भाषाओं में स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज फ्रेमवर्क टू लिंक वेरियस हॉस्पिटल्स। अब जो नया शुरू किया गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, वो क्या है कि विभिन्न अस्पतालों को एक साथ जोड़ने की एक प्रणाली है। अब तीसरा हम देखते हैं कि कोविड-19 इज द नेम ऑफ द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस रिसेंटली। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जो नया अभी हर एक जगह पे फैला हुआ है और उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ पूरे वर्ल्ड में, सभी कंट्रीज ऑलमोस्ट जो है कोरोना वायरस के द्वारा प्रभावित हुई है। इस वायरस का नाम, वायरस का ध्यान दीजिए, मैं नाम पूछ रहा हूं किसका, वायरस का। बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस वायरस का नाम है कोविड-19। अब चलिए आपको मैं दिखाता हूं कि क्या इसके कोड्स हैं। देखिए कि आपको यहां पे बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हैं, जो गलत है उसको आपको चुनना है। तो हमारे पास है A 23 गलत है, B 12 गलत है, C 13 गलत है और D only 2 गलत है। तो आप देखिए हमारे यहाँ पे C 1 और 3 दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या गलत है आपको मैं दिखा देता हूं कि जो राष्ट्रीय हेल्थ पोर्टल बनाया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल, वो ये सही बात है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको हेल्थ रिलेटेड जानकारी देगा, लेकिन 22 भाषाओं में नहीं, सिर्फ 6 भाषाओं में यह जानकारी मिलेगी। और ये 6 भाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल और गुजराती। स्टेटमेंट हम 3 देखते हैं। जो अभी कोविड-19 का मतलब हुआ कि कोरोना वायरस डिजीज या बीमारी का नाम है। ध्यान देना है, ये कोविड-19 बीमारी का नाम है और इसके लिए जो उत्तरदायी वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2, मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कॉव का मतलब CO से हो गया कोरोना वायरस और ये दूसरा है। ठीक है, 2 क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि SARS-CoV-1 नाम से एक और बीमारी थी और वो चाइना में ही शुरू हुई थी, 2003 में आई थी। काफी डेडली है SARS-CoV-2 से, लेकिन इतनी ज्यादा संक्रामक वो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
361 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है हमारा कि मिशन इंद्रधनुष ये लॉन्च किया गया था किस लिए, कि जितने भी चिल्ड्रन हैं जो भी पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं या फिर वैक्सीनेटेड नहीं है उनको वैक्सीनेशन किया जाए। मतलब कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जो भी बच्चे जो टीकाकरण से छूट गए हैं या फिर जिनका सिर्फ आंशिक टीकाकरण हुआ है उनको टीकाकरण किया जाए। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि आयुष्मान भारत स्कीम टारगेट्स पुअर एंड वल्नरेबल पीपल बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटाबेस। जो आयुष्मान भारत जो योजना है वो खासकर सामाजिक आर्थिक जातीय, देखिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर गरीब और कमजोर आबादी को लक्षित करती है आयुष्मान भारत। फिर तीसरा हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो है प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। अब हमारे पास है यहाँ पे कौन से कथन सही है, ठीक है, करेक्ट। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास ए है 13, बी है ओनली 2, सी है 23 और डी सारे के सारे सही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सारी की सारी बातें सही है। देखिए अब कैसे सही है देख लीजिए एक एक करके। याद रखिए कि मिशन इंद्रधनुष इसको लॉन्च किया गया था वैसे बच्चों को कि जो जिनका टीकाकरण छूट गया है या फिर सिर्फ आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है, बिल्कुल बात सही है। फिर हम स्टेटमेंट 2 देखेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो भारत के लगभग 10 करोड़ परिवारों को जो कि गरीब हैं और काफी संवेदनशील पॉपुलेशन से आते हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटाबेस के आधार से लिए गए थे। तीसरा है कि स्टेटमेंट 3 जो है हमारा ये भी सही है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सभी को जो कि 5 लाख रुपए, मतलब कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर इंश्योरेंस देती है। अब ये 5 लाख रुपए किनको देगी, उन 10 करोड़ परिवारों को देगी जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से नीचे माने गए हैं और जो काफी ज्यादा बीमारी के प्रति वल्नरेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं 362 है हमारा कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट और उसके बाद हम आपको देखेंगे कि यहाँ पे कौन से करेक्ट हैं। नंबर 1 है हमारा कि इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू कॉम्बैट डायरिया मोर्टेलिटी इन पीपल। डायरिया का तीव्र नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत डायरिया की वजह से जो मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो रही थी उसको कम करने के लिए, उसी से लड़ने के लिए किया गया था। हमारे पास स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 हमारे पास है कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज मेड टू कॉम्बैट सॉइल ट्रांसमिशन हेलमिंथ इन्फेक्शन। अब जो राष्ट्रीय कीट मुक्त स्वच्छता दिवस मिट्टी से संक्रमित हेलमिंथ संक्रमण एक होता है उससे निपटने के लिए बनाया गया है। तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यह क्या करता है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में बाल स्वास्थ्य जांच और बीमारी में प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं को प्रदान करता है कि अगर किसी को बीमारी लग रही है तो बहुत पहले ही बीमारी के फर्स्ट स्टेज में ही तुरंत गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी और उसका इलाज हो जाएगा। क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और कितने से कितने वर्ष के उम्र के लोग आते हैं, 0 से 18। अब आप बताइए कि इनमें से हमारा कौन सा सही है। हमारे पास कोड्स है A23, B13 और C12 और D12 और 3। आप देखिए कि सही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे डी एक्सप्रेशन। आप देखिए कि सारे के सारे इसमें सही हैं। स्टेटमेंट 2 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हर एक साल फरवरी 10 और अगस्त 10 को एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब माना जाता है नेशनल डी वार्मिंग डे। कब कब, फरवरी 10 को और अगस्त 10 को। ठीक है, किस लिए कि जो भी मिट्टी से फैलने वाली जो हेलमिंथ संक्रमण है, ठीक है, ये एक STH है, ये लगभग 1 से 19 साल के बच्चों के बीच में या 1 से 19 साल के बीच में जो भी लोग आते हैं उनके अंदर ये फैलता है। उसी को हटाने के लिए यह मतलब कि किसके द्वारा फैलता है, इंटेस्टाइनल वॉर्म,
मतलब कि जो आंतों में कीड़े पाए जाते हैं, जो यूजुअली सॉइल से आते हैं, उनको हेलमिन्थ्स कहा जाता है, 1 से लेकर 19 साल के बच्चों के बीच में आते हैं। इसी को इरेडिकेट करने के लिए और खत्म करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, बाकी इसमें सारे के सारे सही है, इसलिए थोड़ी ज्यादा जानकारी थी, इसलिए जो है मैं आपको बता दिया। 363 देखिए, 363 हमारा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको लॉन्च किया गया था, was launched to provide health care facilities to children of 0 to 6 years of age। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन इज अ सब स्कीम अंडर द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब जो साप्ताहिक आयरन फॉलिक सप्लीमेंट, ये जो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक उप योजना है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि द साथिया रिसोर्स किट वाज लॉन्च टू इक्विप पीयर एजुकेटर्स प्रोग्राम। अब साथिया रिसोर्स किट जो है वह सहकर्मिक शिक्षकों को सुसज्जित करने के लिए शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए है हमारा ओनली 1, बी है 1 and 3, सी है 2, 3 और डी है ओनली 2। आप जानिए करेक्ट ऑप्शन सी हो गया 2, 3, मतलब कि हमारा जो है स्टेटमेंट 1 गलत है। यहाँ पे कितने साल के बच्चे की बात की जा रही थी? 1 से लेके 6 साल के बच्चे की। देखिए जब हम किशोर कहते हैं तो यहाँ पे था कि 0 से लेके 6, ये जो है हमारा बिल्कुल ही गलत है। देखिए किशोर किसको कहा जाता है? किशोर हम कहते हैं कि जो भी बच्चे 10 साल से लेकर के 19 साल के बीच के हैं उनको हम किशोर कहते हैं। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था कि 10 से लेकर 19 साल के बच्चों के बारे में जो भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको देने के लिए। फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 and 3 बिल्कुल ही सही है। साथिया रिसोर्स किट के बारे में जान लीजिए कि यह एक बिल्कुल ही खास तौर पे बनी हुई, डिजाइन की हुई किट है, जो कि उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि पीयर एजुकेटर्स कहलाते हैं। वो खासकर गांवों में जाते हैं और वहां पे जो भी सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो टीनेज है, टीनेज का मतलब टीनेज, जब जैसे हम टीन कहते हैं उसका मतलब क्या हुआ? जैसे 13 से स्टार्ट हो गया, जिसमें भी जिस नंबर में टीन है उसको हम टीनेज कहते हैं। तो जैसे आप टीनेज की बात करते हैं तो जब टीनेज बड़े हो रहे होते हैं तो उनके शरीर में काफी सारे चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से उनकी जो मनोवैज्ञानिक दशा है वो भी काफी सारे चेंजेस होते हैं, उनको कई सारे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तो ये जो साथिया रिसोर्स किट में जो पीयर एजुकेटर्स हैं वो इन गांवों में जाते हैं और उन बच्चों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से और एक इन्फॉर्म्ड मैनर में उनको ये शिक्षा देते हैं। ठीक है, अब इस पीयर एजुकेटर में जो लोग समझाने के लिए चुने जाएंगे वो किस एज ग्रुप के होंगे? 15 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच के होंगे। ठीक है, ये उसी कम्युनिटी के बीच से चुने जाएंगे ताकि वो वहां के बच्चों से जाकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से बात कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 364। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है हमारा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम entitles all pregnant women delivering in public hospitals to absolutely free and no expense delivery। मतलब कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो सभी गर्भवती महिलाओं को यह सुरक्षा प्रदान करता है, यह सेवा प्रदान करता है कि अगर वो अपनी डिलीवरी किसी भी प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल में कराती हैं, सरकारी अस्पतालों में कराती हैं, तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलीवरी होगी। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि जननी सुरक्षा योजना, यह इसका उद्देश्य है कि जितना भी मैटरनल या नियोनेटल मोर्टेलिटी है उसको खत्म किया जाए। मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी से आप क्या समझते हैं? मातृ और नवजात, जो भी बच्चा नया पैदा हुआ है नवजात कहलाता है, उसकी मृत्यु की दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना को शुरुआत की गई है। अब आपको बताना है कि ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम यहां पे चलते हैं कि कौन सा कथन यहां पे गलत है। गलत की बात करें तो अब ए में है हमारा ओनली 1, बी है ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी है
दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो यह बिल्कुल सही आंसर होगा कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि 365, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि भाई कौन सा सही है। एक कायाकल्प प्रोग्राम है, वह कायाकल्प प्रोग्राम इंक्रीजेस क्लीननेस, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। कायाकल्प प्रोग्राम जो है वह आपके हाइजीन को, मतलब कि स्वच्छता को, फिर नॉर्मल एक सफाई हो गई, हाइजीन बोलेंगे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता को, और कोई भी संक्रमण नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है। यह हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अब देखते हैं, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी किस लिए? ताकि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के तहत, यानी कि राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत प्रत्यारोपण गतिविधियों को मानव अंग और उत्तक अधिनियम 1994 के अनुसार इसको शुरू किया गया था। प्रत्यारोपण क्या कह रहा था कि मान लीजिए कि जैसे किसी की किडनी खराब है तो किडनी चेंज कर दिया गया, किसी की आंखें खराब है तो आंखों को चेंज कर दिया गया किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर के, तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके लिए यह ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 से इसको शुरुआत किया गया था। किसको? राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को। तीसरा हम देखते हैं कि द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप एट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण की स्थापना की गई थी। अब हम यहां पे देखेंगे कि सही कोड जो है हमारा कौन सा है। देखिए हमारे पास A है 13, B है 23, C है 12 और D है only 2। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा C का मतलब होता है 1, 2, मतलब कि तीसरा गलत है। देखिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बिल्डिंग में, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में है न्यू दिल्ली में, वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। इसलिए राम मनोहर हॉस्पिटल जो है, राम मनोहर लोहिया, वो सही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 366, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 स्ट्रेंथन्स इक्वालिटी एंड इक्विटी इन मेंटल हेल्थ केयर सर्विस। अब जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 है वो मानसिक समानता और न्याय संगतता को मजबूत करता है। फिर हम दूसरा देखेंगे स्टेटमेंट की, जो HIV और एड्स कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट है, HIV और एड्स नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 2017, इसका उद्देश्य है कि 2030 तक इस एपिडेमिक से, और एपिडेमिक कौन सी है? HIV और एड्स, इस 2030 तक इसको खत्म कर दिया जाए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। हमारे पास कोड्स है A only 1, B only 2, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2। C होगा, दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 367 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट है हमारा कि सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च इज एन इनिशिएटिव बाय ICMR। जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, मतलब एकीकृत चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र, यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, ठीक है, यह इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च द्वारा शुरू की गई एक पहल है, इनिशिएटिव है। दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वही एकीकृत चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र, यह प्राचीन भारतीय दवाओं के साथ समकालीन चिकित्सा का आविष्करण करता है। मतलब बोलता है कि जो भी नया आपका मेडिसिन, जैसे आप दवाइयां देते हैं, उसमें आप प्राचीन इंडियन एंशियंट मेडिसिन का भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए हमारे पास A है only 1, B only 2 और C both 1 and 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन B है, बिल्कुल ही सही है। मतलब कि इसके द्वारा हमें क्या करना है,
कि एकीकृत चिकित्सा और अनुसंधान के लिए प्राचीन भारतीय दवाओं को समकालीन चिकित्सा में भी लाना है, अभी की चिकित्सा में भी उसको लाना है। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या गलत है? 1 में क्या गलती है कि सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च जो है ये इनिशिएटिव है एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का। वहां पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ICMR लिखा है कि ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये जो है हमारा नहीं होगा। क्या सही आंसर होगा? एम्स होगा। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं 368, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को हमको देखना है और उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू द पीपल। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्रदान किया जाता है लोगों को। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन 29 स्टेट्स कवरिंग 53 डिस्ट्रिक्ट। अब जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो 29 राज्यों के 53 जिलों में लागू किया जा रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। कोट्स देखिए, A only 1 है, B only 2 है, C both 1 and 2 है, D कोई नहीं है, तो C दोनों ही हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। फिर अगला देखिए 369, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पे आपको विचार करना है और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ पे देखिए गलत, तो आपको गलत वाले को चुनना है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, वहां पे आपको ये ध्यान देना है कि करेक्ट चुनना है या इनकरेक्ट चुनना है। फिर आप देखिए 1 है हमारा, द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम। पहला कथन है कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। दूसरा हम देखते हैं, अंडर द राष्ट्रीय आरोग्य निधि, मतलब कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है पेशेंट्स को, वो कौन से पेशेंट्स होते हैं? जो भी पेशेंट बिलो पॉवर्टी लाइंस होते हैं, उनको सभी बीमारियों के लिए यह सहायता दी जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के फाइनेंशियल असिस्टेंट की तरफ से जो भी पेशेंट्स को पैसे दिए जाते हैं, जो भी सहायता दी जाती है, वो जो भी BPL वाले, मतलब गरीबी रेखा के नीचे से रोगियों को ही वित्तीय सहायता दी जाती है। अब आप देखेंगे कि इनमें से हमारे कौन सा सही है। तो आप देखिए कि कौन सा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत वाले को चुनना है, राइट। तो गलत सिर्फ यहाँ पे B only 2 है। B only 2 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सभी पेशेंट जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको कुछ एक बीमारियों जैसे हार्ट, किडनी और लीवर की बीमारियों के लिए दिया जाता है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है ऑल डिजीज, तो ऑल डिजीज तो वैसे ही हमारा गलत हो गया। यहाँ पे सिर्फ इन 3 डिजीज के लिए पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 370, कंसीडर फॉलो। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन नंबर 370 क्या है? पहला हमारे पास स्टेटमेंट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को पहले इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। हिंदी में जानिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को पहले भारतीय अनुसंधान निधि संघ के रूप में जाना जाता था। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता यह आयुर्वेद के ही ग्रंथ हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर मैं गलत की बात कहूं तो सिर्फ गलत ही आपको चूज करना है। A only 1 है, B only 2 है, C both 1 and 2 और D neither 1 और not 2। अब यहाँ पे चूंकि गलत की बात कही जा रही है, लेकिन आप पाएंगे कि दोनों में से कोई भी हमारा गलत नहीं है, मतलब कि कोई भी गलत नहीं है, मतलब D होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? D, राइट, D होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी हमारा गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 371 हमारा क्या है? Proportion of population in urban areas has increased from 27.3 2001 में और 231.2 2011। मतलब कि जो भी जनसंख्या का अनुपात है शहरी क्षेत्रों में, वो 2001 में 27.3 था,
जो कि 2011 में बढ़ करके 31.2% हो गया था। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट है कि 43% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू अक्रू इन सिटीज। अब भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद है वह शहरों से ही आता है। अब आप देखिए कि उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। हमारे पास ए है only 2, बी है only 1, सी है both 1 and 2 और डी है neither 1 nor 2, मतलब सी यहाँ पे होगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। 372 हम देखते हैं which of the following statement are correct with respect to Ministry of External Affairs। Ministry of External Affairs के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमारे पास 1 है वंदे मातरम मिशन is the massive repetition operation planned by the Indian government to bring back stranded Indians in different parts of the world in the wake of coronavirus crisis। देखिए अभी जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है वहां पे हमने पाया कि कई सारे विदेशों में हमारे भारतीय लोग फंस गए थे। उन्हीं को लाने के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने अपने लोगों को लाने के लिए, जो भी फंसे भारतीय हैं उनको लाने के लिए वंदे मातरम मिशन की शुरुआत की थी और कई सारे भारतीयों को जहाज के द्वारा भारत में लाया गया था। दूसरा है कि एस जयशंकर इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एस जयशंकर जो है वो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अब हमारे पास देखिए करेक्ट कोड कौन कौन से हैं। ए है only 1, बी है only 2, सी both 1 and 2 और डी है neither 1 and 2। अब आप देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। बी का मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी है only 2 हमारा सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। वंदे भारत मिशन, ठीक है, वंदे भारत मिशन और वहां पे क्या लिखा है वंदे मातरम मिशन, तो वंदे मातरम मिशन नहीं वंदे भारत था। वंदे भारत मिशन यह एक भारत सरकार का प्रोग्राम था जिसमें कि कोरोना वायरस क्राइसिस के वजह से डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे देश के लोग जो फंस गए थे उनको लाने के लिए इसको शुरू किया गया था, शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 373। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और उसके बाद से आपको पता लगाना है कि इनमें से हमारे कौन से सही हैं। 373 स्टेटमेंट 1 आप देखिए कि इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड वेल by inviting all heads of state, heads of government of South Asian countries in inauguration of PM नरेंद्र मोदी's first term। अब देखिए अभी जो है हम पाएंगे कि 2019 से दूसरा टर्म सरकार का शुरू हो गया है बीजेपी गवर्नमेंट का। जब पहला टर्म 2014 से शुरू हुआ था तो उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शपथ ग्रहण कर रहे थे तो भारत के मतलब इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि भारत में भारत की पड़ोसी को पहली वरीयता दी जाएगी, यह नीति है। इसके तहत जितने भी साउथ एशिया कंट्री के लोग हैं, चाहे वो मतलब वहां के स्टेट हेड्स हैं, मतलब वहां के प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनको अपने देश में बुलाया गया था। दूसरा है हमारा द invitation of governments of South Asian countries was called as mini SAARC summit। अब जितने भी ये क्योंकि सार्क कंट्रीज हम जानते हैं, सार्क कंट्रीज में कितने हैं हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके बाद से भूटान, नेपाल, आपका इधर हो गया हमारा म्यांमार और जो है मतलब नीचे आप चले जाइए वाले सब है, मतलब टोटल मिला के जो हमारे सार्क कंट्रीज हैं तो वहां के लोगों को चूंकि साउथ एशियन कंट्रीज को लोगों को बुलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म के समय में, तो इसलिए चूंकि ये सारे लोग आए थे इसलिए इस इनविटेशन को मिनी सार्क समिट भी कहा जा रहा था। अब देखिए कौन सा हमारा यहाँ पे सही है। ए only 1 सही है, बी only 2 सही है और सी दोनों ही सही है, तो सही बात है दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 374। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि भाई इसमें कौन से हमारे सही है। देखिए पहला हमारा स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या जिसको कि वेस्टर्न डीएफसी कहा जा रहा है, वेस्टर्न डीएफसी ये जो है यह ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है जो कि भारत में बन रही है भारतीय रेलवे के द्वारा। क्या है वेस्टर्न डीएफसी फ्रेट कॉरिडोर की बात कही जा रही है, क्या है ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है।
ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, जिसको कि हम ईस्टर्न डीएफसी कहते हैं। यह एक फ्रेट स्पेसिफिक रेलवे है जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में मतलब शुरू हुआ है, और वेस्ट टू ईस्ट इंडिया को यह जोड़ेगा इंडियन रेलवेज के द्वारा, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं कि अंडर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फिर से यहां पे बात की जा रही है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। 2-3 जो है ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कहते हैं। द रेलवे विल रन बिटवीन जोधपुर इन राजस्थान एंड दानकुनी इन वेस्ट बंगाल। अब आपने देख लिया कि कौन सा इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। कोड्स को देखिए ध्यान से और बताइए। हमारे पास ए है 1, 2, बी है 2, 3 और सी है ओनली 1, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी ओनली 1। 2 और 3 दोनों ही हमारे गलत है। कैसे गलत है आप देख लिए कि जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डीएफसी, यह एक स्पेसिफिक रेलवे है जो कि अभी बन रही है। कहां से कहां को जोड़ेगी? नॉर्दर्न टू ईस्टर्न इंडिया को जोड़ेगी, ना कि वो उसमें क्या कहा गया था कि इसमें कहा गया था स्टेटमेंट में कि यह हमारे वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब को जोड़ेगी, लेकिन यह एक्चुअली उत्तर से पूरब को जोड़ेगी। स्टेटमेंट 3 हम देखते हैं कि इसमें कहा गया था कि अंडर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे होगा वो जोधपुर से लेकर के और वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जाएगा, लेकिन जोधपुर राजस्थान का न होकर के यह रेलवे लुधियाना पंजाब में और उसके बाद से दानकुनी वेस्ट बंगाल तक ये जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 375, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट। अब भारत में जो पार्लियामेंट में हम पाते हैं कि जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनके बारे में कौन से कथन हमारे सही है। नंबर 1 हम स्टेटमेंट देखते हैं, जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब विपक्ष का नेता जो होता है पार्लियामेंट में, वह एक वैधानिक मान्यता है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है ये। दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि जो भी लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन होते हैं पार्लियामेंट में वो सिर्फ जो होते हैं हमारे लोकसभा में ही होते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि जो सैलरी होती है, सैलरी लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन की, वो एक सेपरेट लेजिस्लेशन, उसके लिए कानून बनाया गया है, उसके द्वारा यह की जाती है, और यह 1 नवंबर 1952 से ही यह कानून के तहत लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पे किया जाता है। अब आपने देख लिया, अब आप करेक्ट कोड बताइए। ए है 1, 2, बी ओनली 1, सी 1, 3 और डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सभी के सभी सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। बी का मतलब कि सिर्फ 1 मतलब 2, 3 गलत है। 2, 3 क्या गलत है आप देख लीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में नहीं होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। ये तो स्टेटमेंट 2 हो गया। स्टेटमेंट 3 कैसे गलत था आप देख लीजिए। वहां पे लिखा था कि जो भी सैलरी या फिर दूसरी फैसिलिटीज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दी जाती है वह एक सेपरेट कानून के तहत, सेपरेट लेजिस्लेशन के तहत दिया जाता है, और यह उसमें लिखा था कि 1952 से दिया जाता है, लेकिन 1952 1 नवंबर 9 होकर के सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे 1 नवंबर 1977 से इसको दिया जाता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 376, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिजिटल लॉकर। अब डिजिटल लॉकर करके कोई चीज है, आप सभी को पता होगा, इसके संदर्भ में कौन से कथन नीचे दिए गए सत्य हैं। चलिए हम एक एक करके सबको देखेंगे। पहला जो है स्टेटमेंट है वो है हमारा, इट इज टारगेटेड एट द पीपल ऑफ गवर्नेंस, कि यह जो भी शासन के लोग हैं उन पर लक्षित किया गया है। दूसरा है कि अ कस्टमर ऑफ द सेम बैंक कैन गेट अ बैंक लॉकर फैसिलिटी डिजिटली, कि उसी बैंक का ग्राहक अगर है तो डिजिटल रूप से बैंक लॉकर की सुविधा प्रदान कर सकता है। तो ये हो गया हमारे 2 स्टेटमेंट। फिर तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए कि इट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर इश्यूएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन डिजिटल वे। यह डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, मंच है। 3 हो गया। और चौथा है, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर कैन पुश इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स डायरेक्टली इनटू सिटीजंस लॉकर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ वेरी नॉर्मल फीस। नॉर्मल फी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि नॉमिनल फी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी
ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिजिटल लॉकर से वो रजिस्टर्ड हैं। जैसे ही आप डिजिटल लॉकर पे जाके डीजी लॉकर पे जाकर के अपना अकाउंट बनाएंगे, वो क्या करेंगे कि आपसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, सर्टिफिकेट्स उनके पास हैं, वो क्या करेंगे कि आपके डिजी लॉकर के अकाउंट पे उसको पुश कर देंगे, उसको भेज देंगे, क्योंकि वो आपके आधार वगैरह नंबर से जुड़ा हुआ रहेगा। और इसके लिए वो बहुत ही छोटा सा फी चार्ज करेंगे आपको। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट डिजिटल लॉकर के बारे में सही है। चलिए देखते हैं एक एक करके। हमारे पास कोड्स हैं, चूज द करेक्ट आंसर है A 1 2 3, B 1 2 3, A है 1 3 4, B 1 2 3, C 1 2 4 और D है 1 and 3। एक एक करके देखिए। हमारे पास है स्टेट मतलब D 1 and 3 सही है हमारा, और 2 and 4 गलत है। कैसे कैसे 1 and 3 सही है? देखिए 2 और 4 में क्या गलती है। डिजिटल लॉकर इज नोवेयर कंसर्न विद ओपनिंग अ बैंक लॉकर अकाउंट डिजिटली। डिजिटल लॉकर जो है वो कहीं भी, इससे उसका कोई मतलब नहीं है कि आपको अपना अकाउंट से संबंधित डिजिटली कोई लॉकर लेना है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चौथा स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी रजिस्टर्ड है डिजिटल लॉकर के साथ, वो जैसे ही आप डिजिटल लॉकर पे अपना अकाउंट बनाते हैं, डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपके जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उनको वो ऑटोमेटिकली उस पर पुश कर देता है, भेज देता है, और यह बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए कोई भी नॉमिनल फी या बड़ी फी नहीं ले जाएगी। तो आई होप कि इन दोनों को समझ गए। डिजी लॉकर क्या है, आपको यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपका जो आधार नंबर है उसके हिसाब से आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, और उस पे आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके नाम से मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, या कोई भी जहाँ पे आपका आधार नंबर यूज हुआ है, वो वाले सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपके इस अकाउंट नंबर पे डिजिटली पुश कर दिए जाएंगे, उनकी डिजिटल कॉपी सेव हो जाएगी। उसके अलावा आप वहां से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उसको साइन करके दूसरे डॉक्यूमेंट को भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर की ये सुविधा है, वो आपके बैंक अकाउंट से कहीं भी कंसर्न नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट लॉकर जो है खुलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो भी लोग पुश करेंगे वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है 377, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में एयर पॉल्यूशन के बारे में कौन से नीचे दिए गए कथन सही हैं? हमारे पास 1 है पार्टिकुलेट मैटर PM10 एंड PM5.5 कंसंट्रेशन आर द मेजर कंसर्न फॉर द इंटायर दिल्ली एरिया फॉर लास्ट 5 years। अब पिछले 5 सालों में यह देखा गया है कि जो पार्टिकुलेट मैटर की हम बात करते हैं उसमें एक पार्टिकुलेट मैटर 10 है और PM5.5 है। उसका कंसंट्रेशन अगर आपके यहाँ की हवा में है तो यह दिल्ली क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है, क्योंकि दिल्ली की हवाओं में पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM5.5 रहा है। आप इस पे विचार कीजिए, सही है गलत है। दूसरा हम देखते हैं कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 2015 में 14 शहरों में शुरू किया गया था, और तब से इसे बढ़ा करके 36 शहरों में इसको कर दिया गया है। तीसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि एक मिनी मैराथन, जिसको कि हम स्वच्छ हवा स्वच्छ एंड स्वस्थ भारत, एक मिनी मैराथन शुरू हुआ था। मिनी मैराथन क्या होता है? एक दौड़ होती है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसका नाम था स्वच्छ हवा फॉर स्वच्छ और स्वस्थ भारत। इसको आयोजन जो किया गया था 2015 में किया गया था। तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास मिल गए। अब आपको बताना है कि कोड्स को देखिए और बताइए कौन सा सही है। हमारे पास A है 1 2, B है 2 3, C है ओनली 3 और D है ओनली 2। करेक्ट ऑप्शन हमारा D होगा। स्टेटमेंट 1 हम पाएंगे कि D में देखिए क्या है, D में से 2 सही है, मतलब 1 और 3 हमारे गलत हो गए। 1 और 3 क्या क्या गलत हुए? दिल्ली में जो पिछले 5 सालों से वहां की हवा में काफी ज्यादा पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 के लिए है, जबकि स्टेटमेंट में लिखा गया है PM5.5, जो कि बिल्कुल ही गलत है। PM10 है और PM2.5 है। ये एक बात हो गई। स्टेटमेंट 3 क्या है कि एक मिनी मैराथन जो कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ और स्वस्थ भारत ऑर्गेनाइज किया गया था,
ये 2017 में ऑर्गेनाइज किया गया था, जबकि यहाँ पे आप देखिए स्टेटमेंट में लिखा है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2015 में, तो 2015 गलत हो गया, हाँ यहाँ पे 2017 होगा। नेक्स्ट हम 378 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन इंडिया। अब भारत में जो भी एफ्लुएंट गंदा पदार्थ वगैरह अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसके बारे में आपको देखना है। उसका क्या किया जाता है कि शोधन किया जाता है, शोधन करके उसमें से अगर जो सही पानी वगैरह है उसको निकाल लिया जाता है। तो इसके बारे में, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट है हमारा कि इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव आर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पहला क्या है कि अपशिष्ट जल का उपचार किया जाए और दूसरा है कि जल का संरक्षण किया जाए। दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट की इट हैज टू लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब जो मैंने आपको बताया कि जो मतलब समान एफ्लुएंट मतलब कि जो भी नाली वगैरह से जो आपका पानी निकलता है या फैक्ट्रियों से जो चीज़ें निकलती हैं उसको सीधे लोग क्या करते हैं कि नदियों में डाल देते हैं, उससे नदियों का जल भी प्रदूषित हो जाता है। इसलिए उनको कभी भी रिलीज करने से पहले किसी वाटर बॉडी में आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना है। इस ट्रीट करने का पहला स्टेटमेंट आपने जान लिया कि मेन इसका क्या काम है कि जो भी वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट किया जाए और दूसरा है कि वाटर का कंजर्वेशन किया जाए। फिर ये बोलता है कि ये जो ट्रीटमेंट होता है, जो भी मतलब वेस्ट एफ्लुएंट का सफाई किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, इसके दो लेवल हैं, दो स्तर हैं, एक प्राथमिक है और दूसरा माध्यमिक है। फिर हम तीसरा देखेंगे कि इट हैज इट्स कॉन्सेप्ट इज टू ट्रीट एफ्लुएंट इमिनेटिंग फ्रॉम द क्लस्टर्स ऑफ कंपैटिबल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यह जो ट्रीटमेंट है, जो भी आपके मतलब जो भी चीज़ें निकल रही हैं, एफ्लुएंट निकल रहे हैं, वो खासकर कि जो छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उससे निकलने वाले जो भी पानी है और उस पानी के साथ जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके मतलब उस गंदे पानी का उपचार करने के लिए यह अवधारणा शुरू की गई है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की। अब आप कोड्स को देखिए और बताइए कौन सा सही है। करेक्ट कोड देखिए, चूज द करेक्ट कोड है A12, B13, C only 2 और D है only 3। आपको मैं बताता हूँ करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B जो है B क्या कहता है कि B में 1 and 3 मतलब कि 2 हमारा गलत है। 2 में क्या गलत है देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है, जो भी स्मॉल स्केल वगैरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके साथ जो गंदा पानी निकलता है उसमें क्या है, कई सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं। उनको किसी भी वाटर बॉडी वगैरह में छोड़ने से पहले उसको पहले ही ट्रीटमेंट कर दिया जाता है ताकि एक तो जो पानी है उसका फिर से रीयूज़ किया जा सके, जल संरक्षण हो और यह पानी जाकर के दूसरी जगह के पानी को गंदा वगैरह न करे। अब इसके उपचार के 3 स्तर हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय और तीसरा तृतीय, जबकि स्टेटमेंट में लिखा गया था कि सिर्फ 2 ही है, प्राथमिक और द्वितीय। नेक्स्ट हम देखते हैं 379 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन के लिए पहले भी हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आपको यहाँ पे बेसल कन्वेंशन के ही बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है स्टेटमेंट। अब इसको बेसल जो कि स्विट्जरलैंड में है, बेसल कन्वेंशन को बेसल स्विट्जरलैंड में साइन किया गया था, 1990 में इसको साइन किया गया था। यह है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है कि यह ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल जो कि हैजार्डस है या फिर कोई भी ऐसा कीटनाशक उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे उसका पारागमन न हो, एक देश से दूसरे जगह देश में ये न जाए, इससे संबंधित है बेसल कन्वेंशन। अब आपको कोड देखना है। कोड देखिए आप, A है हमारा 13, B है 23, C है only 2 और D है only 1। आप जानिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा D मतलब कि हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ 1 हो गया हमारा। इसमें तो हमारे 2, 3 गलत हो गए। ध्यान दीजिए बेसल कन्वेंशन साइन किया गया था, बेसल स्विट्जरलैंड में है, लेकिन कहाँ पे है ये, किस ईयर में इसको साइन किया गया था, 1989 में। ठीक है, यहाँ पे 1990 दिया है तो 1990 इज रॉन्ग आंसर। हमारा क्या होगा, 1989 में बेसल कन्वेंशन को साइन किया गया था। तीसरा है कि यह जो स्टेटमेंट 3 है कि यह ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट को कंट्रोल करता है,
कि जो भी अपशिष्ट वेस्ट है, वैसे केमिकल वेस्ट है, वो दूसरी जगहों पे ना जाए। ठीक है, फिर ये हो गया खतरनाक कचरों के बारे में है, मतलब कि इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह चीजें जो है वो नहीं आती हैं। क्या आता है हमारा ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ हैं वो निकले हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाए, इसके बारे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं 380, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से के संदर्भ में कौन से कथन सही है? हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं, आप एक एक करके इनको देखिए। पहला है कि ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कि ओजोन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का एक ट्राई एटॉमिक अणु है। ट्राई एटॉमिक से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा अणु जिसमें 3 एटम हो। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसमें 3 हो गए, तो ये हो गया O3। जैसे ही हम O3 लिखते हैं इसका मतलब ओजोन। तो क्या ये बात सही है? एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा है कि ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर मतलब कि जो हमारी क्षोभ मंडल मिलती है, हमारे जस्ट सिर के ऊपर जो पहली लेयर है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ओजोन की लेयर क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ओजोन की परत। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि ओजोन लेयर जो होती है वो जितनी भी यूवी बीटा रेज हैं जो कि सूरज से हमारी पृथ्वी पर आती हैं, उनको ओजोन लेयर पहले ही सोख लेती है और उसके बाद जो अच्छी सूर्य की किरणें हैं उसको धरती तक भेजती है, जिससे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स इस मतलब अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें और अल्ट्रावायलेट बी किरणों से जो है उनमें बीमारियां ना हो और उसके हजार्डस जो नुकसान है प्लांट्स और एनिमल उससे बच जाए। तीसरा हो गया। चौथा हम देखते हैं कि वियना कन्वेंशन जो था 1985 का, वो ओजोन लेयर, ओजोन की परत की रक्षा के बारे में बात करता है। और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो था 1987 का, वो कहता है कि जो भी ऐसे सामान हैं या फिर ऐसे कोई भी प्रोड्यूस हैं जो कि ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पे बैन लगाने हैं और उनको धीरे धीरे फेज आउट कर देना है, मतलब उनका यूज नहीं करना है। चलिए, आपके पास 4 स्टेटमेंट ये हो चुके हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही है। करेक्ट कोड देखिए, हमारे पास ए है 1 2 3, बी है 1 3 4, सी है 1 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। ध्यान दीजिए कि इसमें आप पाएंगे कि 3 जो है वो चारों में, तो 3 को तो हम शक ही नहीं कर सकते, मतलब कि 3 तो हमारा बिल्कुल सही ही सही होगा। उसके बाद से 1 भी चारों में है तो 1 भी सही ही सही होगा, मतलब कि ट्राई एटॉमिक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब बात फंसती है 2 और हमारे 4 में। तो 2 और 4 देखिए सिर्फ जो है आपके इसमें है, मतलब ए में और यहाँ पे डी में, राइट, ए में और डी में। तो इस तरह से आप पाएंगे कि 1 3 सारों में क्लियर हो चुका है। तो अब हमें पता लगाना है कि कौन से एक्चुअल में सही है, क्योंकि दोनों में है, हमारी परेशानी यहीं पे बढ़ जाती है। चलिए आप देखते हैं, ऑप्शन देखिए। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, 1 3 और 4 सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वही गलत है। आप जानिए कि ओजोन लेयर पाई कहाँ पे जाती है। अगर हम अपने सिर के ऊपर देखें कि कौन कौन से वायुमंडल के परत पाए जाते हैं, तो जस्ट सिर के ऊपर हमारे पाई जाती है जिसको कि हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, राइट। ट्रोपोस्फेयर जो है वो लगभग हमारे सिर के ऊपर 8 से लेकर 16 किलोमीटर, जो कि विषुवत रेखा से लेकर के पोल तक ये चेंज होता है, यहाँ तक पाई जाती है। उसके ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कि हम कहते हैं समताप मंडल, ठीक है। तो ये जो समताप मंडल है, इसी समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है और यह अलग अलग जगहों पे लगभग 10 से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी तक ये पाई जाएगी। इसके बाद से कई सारे हैं, मेसोस्फेयर हो गया, ठीक है, मेसोस्फेयर हो गया हमारा। उसके बाद से हम उसके अलावा जानते हैं आयनोस्फेयर हो गया, ठीक है, जहाँ पे आयंस होते हैं और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो भी तरंगे जाती हैं वो वहाँ से आयोनाइज होकर के और वापस आती हैं। उसके अलावा फिर बाद में जाके हमारा एक्सोस्फेयर हो गया। तो ये सारी चीजें होंगी, मतलब ट्रोपोस्फेयर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को हम कहते हैं समताप मंडल
और आप जानिए कि ओजोन की परत हमारे सिर के ऊपर अलग अलग जगहों पे 10 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है और वह क्षोभ मंडल में न पाए करके समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 381 हम देखते हैं। अरुण 3 जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यह 2 देशों के पहल के द्वारा यह बनाया गया। अब ये 2 देश कौन से हैं? हमारे पास है इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार और इंडिया भूटान। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बारे में कहा गया है किन देशों के बीच का पहल है। अब आपको हम कोड दिखाते हैं। कोड है हमारा सीधा, आप देखिए आंसर ए, इंडिया नेपाल के बीच में है ये, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में ही इन नेपाल अर्जुन 3 जो है वो एक जल विद्युत परियोजना है। वो जब हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पे उसका विजिट किया था तब इसको शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं 382 हमारा क्या है? The 14th edition of the trilateral joint naval exercise दोस्ती 14 was held between which 3 countries? देखिए एक 3 देशों की संयुक्त नेवी का अभ्यास होता है, मतलब 3 देशों की नेवी है उसका संयुक्त अभ्यास होता है और इसका 14वां अभ्यास था ये। और आपको बताना है कि इसमें 3 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेती हैं। अब ये जो 3 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी कंट्री हैं? देखिए इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया, नेपाल, भूटान। आपको बताना है कौन सा सही। आप कोड देखिए यहाँ पे और सीधे आप आंसर देखिए। इसका आंसर जो है हमारा इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश है। एक्सप्लेनेशन है इसका कि जो 14वां एडिशन है ट्राइलेटरल ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज दोस्ती 14 का, यह हमारे इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में जाकर के ये एक्सरसाइज ये अब की बार हुई थी 14वां संस्करण इसका, ठीक है। सीधे इसमें आपको देने की जरूरत भी नहीं है कि मतलब किन 3 देशों के बीच में, इसलिए आपको सीधा आंसर दिया गया है, राइट। 383 हम देखते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन विच 2 नेशन? किन 2 देशों के बीच में, 2 राष्ट्रों के बीच में दिल्ली घोषणा साइन की गई थी, हस्ताक्षरित की गई थी। अब वो 2 देश हैं हमारे, ए इंडिया पाकिस्तान, बी इंडिया बांग्लादेश, सी इंडिया सऊदी अरब और डी इंडिया मालदीव। दिल्ली घोषणा की बात की जा रही है, बिल्कुल ही आपको मैं आंसर दिखाता हूँ। आंसर सी होगा, इंडिया सऊदी अरब, मतलब सी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जान लीजिए कि किंग अब्दुल्ला जो है सऊदी अरब के, वो 2006 में भारत में आए थे और उसी समय उन्होंने भारत के उस समय के जो भी प्रधानमंत्री थे उनके साथ दिल्ली डिक्लेरेशन जो है साइन किया था, ताकि दोनों देशों के बीच में, इंडिया, भारत और सऊदी अरब के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय संबंध है, उसको एक नई गति दी जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 384। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा इसमें, मतलब कौन सा इसमें आपके आगे जो है ब्रिक्स का जो ब्रासिलिया डिक्लेरेशन है उसमें नहीं हुआ था। ये आप देखिए ब्रिक्स जो है नंबर 1, देखिए ब्रिक्स सदस्य बहुपक्षवाद को समर्थन पंजीकृत करते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को जितने भी ब्रिक्स के मेंबर नेशन है। अब ब्रिक्स में इसके पहले बढ़ाऊं मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, थोड़ा सा आप जानिए ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर नेशन है। ब्रिक्स को हम पूरा लिखते हैं BRIC और S। B मतलब हो गया हमारा, बताते जाइए, R मतलब क्या हुआ, I मतलब क्या हुआ, C मतलब क्या हुआ और S मतलब क्या हुआ। B हो गया हमारा ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। R हो गया हमारा रशिया, ठीक है, और I हो गया हमारा इंडिया। उसके बाद से C हो गया हमारा चाइना और S हो गया हमारा साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं ये ब्रिक्स बनाती हैं। अब ब्रिक्स के जो भी मेंबर नेशन हैं वो बात करते हैं कि भाई सब में एक मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट किया जाना चाहिए।
फिर दूसरा है कि ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस वाज क्रिएटेड। तो जो ब्रालसीला डिक्लेरेशन हुआ था ब्रिक्स का, उसी में ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस को बनाया गया था कि ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन बनाया गया था। तीसरा है हमारा कि इस ब्रालसीला डिक्लेरेशन में ही, यहाँ पे ब्रालसीला देखिए हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, तो इस ब्रालसीला डिक्लेरेशन में ही ब्रिक्स मेंबर जो थे उन्होंने क्या किया कि सदस्यों ने पेरिस जलवायु समझौते पे अपना विश्वास जताया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्रिक्स ब्रालसीला घोषणा का प्रमुख परिणाम नहीं है। 3 चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि ब्रिक्स के ब्रालसीला में कौन सा इन तीनों में से कौन सी बात नहीं की गई थी। ठीक है, आप देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, A only 1 2, B only 2, C only 2 and 3 और D only 1। कौन सी बात नहीं की गई थी, नहीं वाला आपको देखना है। आंसर D only 1, मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट नहीं है और ये नहीं किया गया था। जान लीजिए कि ब्रालसीला डिक्लेरेशन जो हुआ था वो जो भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं, मैंने आपको बताया ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, उनके बीच में साइन किया गया था। और ये खासकर जो वर्ल्ड वाइड स्पेक्ट्रम है और मतलब कार्यों में कैसे आप लोग अलग अलग चीजों को, मतलब विश्व दृष्टि हो गया या फिर बहुपक्षवाद हो गया, उसकी वकालत इसमें की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 385 हमारा डस्लिक 2019 क्या है, डस्लिक 2019 एक ज्वाइंट एक्सरसाइज था किन दो देशों के बीच का। अब ये डस्लिक 2019 जो है वो इंडिया उज्बेकिस्तान का एक ज्वाइंट अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, बी है इंडिया इजराइल का है, सी है इंडिया यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का है और डी है इंडिया मालदीव्स का है। तो आपको मैं सही आंसर बताता हूँ, सही आंसर इसका होगा इंडिया उज्बेकिस्तान का यह एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो कि जिसका नाम है दस्तलिक और यह 2019 में किया गया था। कहाँ पे, चर्चिक ट्रेनिंग एरिया ताशकंद में ये किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 386 है, देयर आर frequent references to Cambodia in Sanskrit, Cambodia, and Pali in literature, which is stated to include parts of which country in present day। अब हमारे संस्कृत में और संस्कृत और पाली के जो साहित्य हैं उसमें आप पाएंगे कि बार बार कंबोजों का वर्णन है। अब ये जो कंबोज की बात कही जा रही है यह किस देश के किस हिस्से की बात की जा रही थी, मतलब किस देश के बारे में यह कहा जाता था। तो हमारे पास ए है उज्बेकिस्तान, बी है अफगानिस्तान, सी है तजिकिस्तान और डी है कजाकिस्तान। आप बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। आप जानिए कि कंबोज जो कि जिनका संस्कृत और पाली साहित्य में बार बार लिखा जाता है वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस जगह के बारे में कहा जाता था, उज्बेकिस्तान के बारे में कहा जाता था। ठीक है, देयर आर फ्रीक्वेंटली प्रिंसेस टू कंबोजा इन संस्कृत, मतलब बार बार मतलब जो है कंबोज के बारे में इसका उल्लेख किया जाता है, रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंसेस होनी चाहिए कि बार बार कंबोज के बारे में रेफरेंस की दिया गया है संस्कृत और पाली भाषाओं में, जिसमें जो कंबोज कहा जाता है वो आज का उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट हम देखते हैं 387 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट है हमारा, इंडिया टुगेदर विद फ्रांस फाउंडेड ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के अंतरराष्ट्रीय सोलर सौर और अलायंस बनाया है, की स्थापना की है। फिर दूसरा है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, तीसरा है ISA का हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। A only 1 है, B only 2 and 3 है, C only 1 and 2 है और D 1 2 and 3 है। आप देखिए इसका आंसर C only 1 and 2 होगा, सिर्फ 1 and 2 होगा। 3 हमारा गलत है क्योंकि ISA
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं है, वहीं पे कहाँ पे, गुरुग्राम या फिर गुड़गांव आप कह लीजिए, पहले गुड़गांव हुआ करता था तो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हम देखते हैं 388, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाम इज करेक्ट। अब नाम के बारे में क्या, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नाम का क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब एक दौर था जबकि भारत ने कई सारे देशों के साथ मिलकर के, जो शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, उस समय कई सारे देश कोई अमेरिका के साथ अलाइन हो रहे थे, कोई रूस के साथ अलाइन हो रहे थे। उस समय भारत ने दूसरे मतलब एक तीसरे पक्ष की व्यवस्था की थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि हम लोग कहीं किसी भी देश के साथ, चाहे अमेरिका हो या रूस के साथ, अलाइन नहीं होंगे और गुटबंदी नहीं करेंगे। तो उसी का नाम है नाम। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है हमारा कि भारत जो है वो नाम का संस्थापक सदस्य है। दूसरा है कि द नाम वॉज फाउंडेड एंड हेल्ड इट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन 1961। जब नाम की स्थापना हुई थी तो उस समय नाम का जो पहला कॉन्फ्रेंस, पहली जो इसका सम्मेलन था वो 1961 में हुआ था। अब आप देखिए इसके क्या क्या कोड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ओनली 1 है, बी ओनली 2 है, सी बोथ 1 and 2 है और डी नीदर 1 nor 2 है। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर सी बोथ 1 and 2 दोनों ही हमारे सही हैं। भारत जो है इसका फाउंडिंग नेशन भी था और फाउंडिंग मेंबर भी था। और दूसरा क्या है कि नाम की स्थापना और इसका पहला सम्मेलन 1961 में आयोजित किया गया था। अब हम 389 देखते हैं। देखिए 389 में क्या है, दावोस इन द डेजर्ट इवेंट की बात की जा रही है। रेगिस्तान में दावोस कार्यक्रम जो हाल ही में समाचार में था, किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। अब आप देखिए यह देश कौन सा है, ए ईरान है, बी इजिप्ट है, सी सऊदी अरेबिया है और डी इजराइल है। आप जानिए कि सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। कोड्स को आप देखिए और सीधा आपको मैं बताता हूँ आंसर इसका होगा सऊदी अरेबिया। कि रेगिस्तान में दावोस यह इवेंट था जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रियाद में, जो कि सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे इसको अपीयर किया था और इसमें अटेंड किया था। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको 390 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप इज करेक्ट। अब एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है हमारा कि इट इज अवेलेबल ओनली इन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। यह जो सेवा है पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप, यह सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही है। अगर आपके पास अगर एप्पल का मोबाइल है जहाँ पे iOS लगता है, iOS स्टोर जो है वहाँ से, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज़ मोबाइल है, तो आप जो है यह ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है सिटीजन्स डू नॉट रिक्वायर एक्सेस टू ए कंप्यूटर एंड प्रिंटर टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विसेज। अब इस एप्लीकेशन के द्वारा अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको अब किसी कंप्यूटर पे या किसी प्रिंटर पे जा करके अपने जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल से ही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कोड सही है। आंसर बी ओनली 2 हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप जो है वो हमारे एंड्रॉयड और उसके साथ साथ iOS मतलब कि जो एप्पल का प्लेटफॉर्म है दोनों पे ही शामिल है। यहाँ पे विंडोज़ में यह नहीं है, ठीक है। किसमें है, एंड्रॉयड और iOS में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 391 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन व्हिच इज करेक्ट। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा सही है। 391 आप देखिए कि द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग 1995 में स्थापित किया गया था और 2000 में पुनर्गठित किया गया था। क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक डिपार्टमेंट 1995 में स्थापित किया गया था और 2000 में उसका फिर से मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं
दूसरा स्टेटमेंट है कि द डिपार्टमेंट वॉज अर्लियर कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब इस विभाग को जिसकी बात की जा रही है, कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो है पहले इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, मतलब कि पहले औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग इसको कहा जाता था। तीसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका जो नाम बदल करके जो अभी DPIIT रखा गया है, मतलब उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, क्या है? DPIIT। यह नाम 2019 में रखा गया था। अब आपको बताना है कि A मतलब only 1 and 2, B only 1 and 3 और C only 2 और D 1, 2, 3 इनमें से कौन से हमारे सही हैं? तो मैं आपको बताता हूँ सिर्फ D 1, 2, 3 तीनों ही हमारे इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए 392 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है, विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ई-धागा मोबाइल ऐप इन 2016। 2016 में भारत सरकार ने ई-धागा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की थी ताकि जो भी सर्विस डिलीवरी है हैंडलूम वीवर्स की उसको सही किया जा सके। हैंडलूम वीवर्स किसको कहते हैं? जो भी हथकरघा बुनकर हैं, उनकी सेवाओं के वितरण में दक्षता लाने के लिए 2016 में भारत सरकार ने ई-धागा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यह ऐप जो है, कि कौन सा ऐप की बात हम फिर से कर रहे हैं? ई-धागा मोबाइल ऐप किसके लिए है? बुनकरों के लिए है, ठीक है। इसको 10 भाषाओं में यह ऐप उपलब्ध है। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आपको मैं देता हूं कोड। A है only 1, B है only 2, C है both 1 and 2 और D neither 1 nor 2। आपको मैं बताता हूं आंसर C सही होगा, both 1 and 2। एक्सप्लेनेशन जानिए, 1 and 2 मतलब कि 3 जो है वो सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा जान लीजिए कि यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ई-धागा मोबाइल ऐप 2016 में, ये बात तो बिल्कुल सही है। किस लिए लॉन्च किया गया था? क्योंकि जो भी हैंडलूम वीवर्स हैं उनके जो भी प्रोड्यूस है उसकी जो है सर्विस डिलीवरी की जा सके और इससे संबंधित जानकारी को 24x7 बेसिस पे, मतलब कि सातों दिन 24 घंटे इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिल सके। अब जो ये ऐप है, स्टेटमेंट में जो लिखा गया था कि यह ऐप जो है वो सिर्फ 6 भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन ये बात गलत है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यह ऐप 10 भाषाओं में उपलब्ध है। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल नहीं सही थी, ठीक है। और ऑप्शन हमारा 1 and 2 दोनों ही बिल्कुल सही है। तो आप जान लीजिए कि यह जो 10 भाषाओं की बात की जा रही है वो 10 भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक है हमारा हिंदी और एक है हमारा इंग्लिश, फिर तीसरा है आसामी, फिर उड़िया, फिर कन्नड़, फिर तमिल, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उर्दू और फिर बांग्ला। तो ये आप जान लीजिए कि ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। 393 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर पूर्वोदय इनिशिएटिव फॉर एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इन ईस्टर्न स्टेट्स। अब निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्वी राज्यों में एकीकृत स्टील हब के लिए पहल के तहत नहीं आता है? अब देखिए पूर्वोदय इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, वो इंटीग्रेटेड स्टील हब के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से राज्य नहीं आते हैं? ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट पूर्वी राज्यों के लिए। देखते हैं हम 393 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव फॉर एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इन ईस्टर्न स्टेट। मतलब निम्नलिखित में कौन से पूर्वी राज्य की बात यहाँ पे की जा रही है, एकीकृत स्टील हब के लिए के तहत नहीं आते हैं। अब हमारे पास ए है उड़ीसा, बी है झारखंड और सी है आसाम और डी है छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि पूर्वी राज्यों के लिए कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए, तो सी आसाम। वैसे ही आपको पता है कि आसाम जो है वो आसाम इसमें पूर्वी एक राज्य नहीं है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा और बेहतर तरीके से। यह जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है पूर्वोदय,
इसको इंटीग्रेटेड स्टील हब जो भी ईस्टर्न स्टेट्स में था वहां के लिए शुरू किया गया था। प्रमुख पहल पूर्वोदय की परिकल्पना पूर्वी राज्यों जो कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और उसके अलावा उत्तरी आंध्र प्रदेश में एकीकृत स्टील हब के लिए किया गया था। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे आसाम की अगर मैं बात करूँ तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो फिर ये तो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। 394 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन व्हिच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब न्यायालय में जो यह बात कही जाती है कि न्यायालय की अवमानना हो गई है, तो यह न्यायालय की अवमानना की अभिव्यक्ति जो है यह संविधान में परिभाषित की गई है। दूसरा है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 डिवाइड कंटेम्प्ट इनटू सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब जो यह कोर्ट की, न्यायालयों की अवमानना है कि आप गए वहाँ पे कुछ ऐसा आपने कह दिया जिससे वहाँ पे जजेस को बुरा लग गया और आपने न्यायालय के बारे में आपने कुछ गलत शब्द कह दिया, या फिर सोशल मीडिया पे भी आप कुछ गलत कह दीजिए, तो ये उसको आप कह सकते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है अगर कोर्ट उसके बारे में संज्ञान ले लेता है। तो पहला स्टेटमेंट यह था कि इसके बारे में संविधान में कहा गया है। दूसरा यह है कि 1971 के जो कोर्ट के अवमानना अधिनियम के अनुसार से जो भी यह अवमानना है कोर्ट की, उसको दो हिस्सों में, एक नागरिक और दूसरा आपराधिक अवमानना में बांट दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। ए है सिर्फ ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी नीदर 1 nor 2, मतलब कि कोई भी नहीं। आपका सही आंसर होगा बी ओनली 2। देखिए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। एक्सप्रेशन जो हम कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति की अदालत की अवमानना या कोर्ट की अवमानना, यह संविधान द्वारा कहीं भी परिभाषित इसको नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम जानते हैं 395, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन व्हिच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा इसमें सही है। 395 कहता है, पहला स्टेटमेंट अब देखते हैं कि आर्टिकल 343 संविधान का अनुच्छेद 343 यह कहता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। देवनागरी लिपि में जो हिंदी है वही संघ की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट अब देखते हैं, जो 8वां शेड्यूल है हमारे संविधान का, 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं। तो 2 हो गया हमारा स्टेटमेंट। तीसरा है कि सिंधी लैंग्वेज जो है, सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। अब सिंधी लैंग्वेज को इस 8वीं अनुसूची में जो हमारे संविधान में 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, उसके द्वारा शामिल किया गया था। अब आपको बताना है कि हमारे पास करेक्ट कोड कौन सा सही है। ए है हमारा ओनली 1, बी है ओनली 1 and 2, सी है ओनली 2 and 3 और डी है 1 2 3 सारे के सारे। तो आप जान लीजिए इसमें से सही कौन सा होगा। आंसर डी 1 2 3 तीनों ही कथन सही है कि भाई सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में उसको शामिल किया गया था। उसके अलावा अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की जो आधिकारिक ऑफिशियल भाषा है वो हिंदी है और हिंदी वो भी देवनागरी में लिखी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये तीनों के तीनों ही जो है वो सही है। 396 हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन व्हिच इज करेक्ट। नीचे दिए गए आप कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। नंबर 1 है आईटीबीपी को चाइनीज एग्रेशन 1962 के बाद लोगों को लगा कि भाई खतरा, उसी के बाद आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को गठन किया गया था। फिर दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि इट इज बेसिकली ए माउंटेन ट्रेन फोर्स। अब जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है वह एक्चुअली एक पैरामिलिट्री फोर्स है और खासकर ये पहाड़ियों में प्रशिक्षित है। ठीक है, जो पहाड़ियों में फाइट होगी उसके लिए प्रशिक्षित है। ए, अब हम देखते हैं कि इसके करेक्ट कोड क्या है। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नीदर 1 nor 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हो गया। अब आप देखिए कि कौन सा हमारा इसमें सही है। आंसर सी बोथ 1 and 2 हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए,
आईटीबीपी को, सही बात है कि 1962 में जब चीन का हमला हुआ था उसके बाद ही आईटीबीपी को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको रेज किया गया था, उसका गठन किया गया था। यह बेसिकली एक माउंटेन फोर्स है। माउंटेन फोर्स मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ सकती है। एंड इसमें ज़्यादातर जो अफसर हैं या फिर जो भी लोग हैं वो प्रोफेशनली, जो भी सैनिक हैं उसमें वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड और माउंटेनियर्स और स्कीयर्स होते हैं। सारे के सारे उसमें माउंटेनियर्स होते हैं या फिर स्कीयर होते हैं, स्कीइंग करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 397, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट है हमारा, द आसाम राइफल इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। आसाम राइफल जो है वो हमारे देश की सबसे पुरानी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स है, सेना है। दूसरा हम देखते हैं कि इट हैज इट्स हेडक्वार्टर एट गुवाहाटी। अब ये जो आसाम राइफल का हेडक्वार्टर जो है, जो कि एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पे है? आसाम में है, राइट। अब इन दो स्टेटमेंट को आपने देख लिया, कोड देख लीजिए। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नीदर 1 nor 2। आपको बताना है कि ये इनमें से कौन से सही हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका होगा आंसर ए ओनली 1। स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे हमें खोजना क्या था कि विच इज करेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए कि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनकरेक्ट, थोड़ा सा इसमें इसको लिख सकते हैं विच इज करेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ही हमारा सही है, मतलब कि दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो इसका हेडक्वार्टर है आसाम राइफल का वो कहाँ पे है? शिलोंग में स्थित है। गुवाहाटी वहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट 2 में, वो गुवाहाटी सही नहीं है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में। दूसरा कि द फोर्थ इज कंप्लीटेड डिप्लॉयड इन नॉर्थ ईस्ट एंड गार्डिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। अब ये जो फोर्स है ये पैरामिलिट्री फोर्स है एक्चुअली, ठीक है। पैरामिलिट्री लिखें आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला मिलिट्री ये जो फोर्स है आसाम राइफल की, यह खासकर जो भारत और म्यांमार की सीमा है नॉर्थ ईस्ट में, उसके देखरेख के लिए ये वहाँ पे डिप्लॉय की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 398। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखिए और विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। अब सीआरपीएफ सबसे पहले 1939 जुलाई 1939 में जुलाई के महीने में इसका गठन किया गया था, सीआरपीएफ का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। फिर दूसरा आप देखिए कि हर एक साल एवरी ईयर 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर तीसरा है हमारा 9 अप्रैल को वैलर डे मनाया जाता है, ठीक है। इस सीआरपीएफ में 9 अप्रैल को वैलर डे मनाया जाता है। हमारे पास कोड देख लीजिए, ए है ओनली 1 and 2, बी है हमारा ओनली 2, सी है ओनली 3 और डी है 1 2 3। आपको मैं बताता हूँ क्या सही होगा। डी 1 2 3 तीनों ही हमारे सही हैं। अब नेक्स्ट देखिए 399, सशस्त्र सीमा बल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? एस और बी, सशस्त्र सीमा बल। बहुत सारे लोग इसको बीएसएफ से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सीमा सुरक्षा बल। अब इसको भी अगर आप शॉर्ट कहें तो आप इसको एसएसबी लिखेंगे, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इंग्लिश में हम बीएसएफ कहते हैं। लेकिन जब मैं एसएसबी कहूंगा इसका मतलब हुआ कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। अब सशस्त्र सीमा बल जो है वो भारत सरकार की तरफ से, ये भी आप जानते हैं कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है। अब यह किस बॉर्डर की गार्डिंग करती है? हमारे पास ऑप्शन 1 है इंडो नेपाल बॉर्डर की, 2 है इंडो भूटान बॉर्डर की, 3 है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की
और चौथा है इंडो म्यांमार बॉर्डर की। आप जान लीजिए यह किस बॉर्डर की देखरेख का काम इसको सौंपा गया है। तो आप सही आंसर हमारे पास यहाँ पे कोड यहीं पे आप देख सकते हैं, A ओनली 1 and 2 मतलब कि सिर्फ इंडो नेपाल और इंडो भूटान, B है ओनली 2 and 3 मतलब कि हमारे इंडो भूटान इंडो पाक, और C है ओनली 1 and 3 मतलब इंडो नेपाल और इंडो पाक, और D है सिर्फ ओनली 1। सही आंसर आप बताइए कौन सा होगा। तो आप जान लिए आंसर 1 एंड आंसर 2 मतलब सशस्त्र सीमा बल जो है वो सबसे नई गार्डिंग फोर्स है भारत सरकार की। यह एक पैरामिलिट्री सेना है और इसको इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की देखरेख के लिए, को गार्ड करने के लिए इसका गठन किया गया है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरे इंडिया ईयर बुक सीरीज का। आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसको लास्ट जो है आप देख ही लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन विच इज नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और बताना है विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा है इट बिगेन फंक्शनिंग फ्रॉम 1949, यह 1949 के बाद से कार्य करना इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर तीसरा है भाषा इज द हिंदी लैंग्वेज न्यूज सर्विस ऑफ द एजेंसी। अब इसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जो हिंदी जो भाषा है वह एक नई लैंग्वेज है, नई हिंदी लैंग्वेज है जो कि इस एजेंसी में शुरू की गई है। नई सेवा है, भाषा एजेंसी का हिंदी भाषा समाचार सेवा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, आपको गलत चूज करना था तो आंसर डी नॉन ऑफ दीज, कोई सा भी इसमें आप पाएंगे कि गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए ए था ओनली 1, बी था ओनली 3, सी था ओनली 2 and 3 और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें होगा हमारा कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। आप जानिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है और यह 1949 से कार्य कर रही है और यह कई सेवाएं देती है जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, और भाषा जो है वो एक हिंदी लैंग्वेज की सेवा है जो कि इस एजेंसी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो आई होप कि यह पूरा इंडिया ईयर बुक का सीरीज आपको काफ़ी पसंद आया है। प्लीज़ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप @study for civil services को ट्विटर पे बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी कीजिए। 21 जून से हमारा पेड कोर्स शुरू हो रहा है खासकर यूपीएससी के लिए, और यह टोटल 100 डेज का कोर्स होगा और आप इससे काफ़ी बेनिफिटेड होंगे। ये आपके लास्ट समय में बिल्कुल अच्छी तरह से आपको तैयार करके एग्जाम में बिठा देगा। तो आई होप कि यह वीडियो पूरा पसंद आया। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।